नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वीटी रीवा पे। और आज जिस मुद्दे पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि कोविड-19 की वजह से अपनी इकॉनमी और वर्ल्ड इकॉनमी किन किन सेक्टर्स पे, किन किन सेगमेंट्स पे या कौन कौन से पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट हुई है। तो मुझे सारे पैरामीटर्स ही इम्पैक्टेड लग रहे हैं, चाहे आप वो पॉलिटिकल की बात करें, सोशल की बात करें, रिलीजियस की बात करें, इकोनॉमिकल की बात करें या फिनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें। तो सभी के सभी स्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हो रखे हैं। रीज़न ये है, लॉकडाउन चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं। और अगर रिसेंटली मैं आपको रेफरेंस दूँ तो आईएमएफ की साइट में आज ही विजिट कर रहा था, जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी -3% पे है, विच मीन्स रिसेशन पे आ चुकी है ऑलरेडी। अब उसको थोड़ा और ब्रीफ करूँ सेगमेंट वाइज, तो साउथ एशिया की इकॉनमी है जो पॉजिटिव जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रही है। रेस्ट ऑल इकॉनमी इज शोइंग द नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी क्या होता है, इसको अगर सीधी भाषा में समझे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हों, तो फिनिश गुड की हम बात कर रहे हैं, जो फिनिश गुड्स हो या फिनिश जो आपने सर्विसेज दी हों, वो जितना भी इसका वैल्यू होता है उसको हम एज ए जीडीपी इवेल्युएट करते हैं। तो ये ग्रोथ है जो निगेटिव चली गई। ये ऑलरेडी अब कोविड-19 की वजह से नेगेटिव दिखाई दे रही, विच मीन्स रिसेशन है। अगर हम रिसेशन को डिफ़ाइन करें कि रिसेशन का क्या परिभाषा होता है, रिसेशन मीन्स क्या होता है, क्या जीडीपी का नेगेटिव होना। तो अब लोअर टर्म्स में समझे, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है कि जब कहीं पे डिमांड लो होती है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, लास्ट ईयर से कम जाने, नेगेटिव रजिस्टर होने शुरू हो जाती है, उससे कहते हैं रिसेशन बेसिकली। तो मैं अगर यहाँ पूछूँ कि वाई डिमांड इज़ लो, सो डिमांड लो इसलिए कम है क्योंकि कोविड-19 ने जो है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट किया है, और इसकी वजह से बिज़नेस और जो कंज्यूमर हैं उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया है। तो कोई एक्टिविटी पहले तो हो नहीं रही, और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस भी आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा कम है। अब करते हैं बात कि तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें फर्दर प्लान करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल स्टेज पे ले आना चाहिए। तो सर जॉन केन्स जिन्होंने 1930 के अराउंड जब फर्स्ट रिसेशन हुआ था, वो उस टाइम पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, केंजियन थ्योरी, which is very famous theory in economics, especially to take actions against recession and how you can revive in situation of recession। तो वो थ्योरी बेसिकली इसी बात पे जोर देती है कि आपका जो सबसे मेजर फैक्टर है किसी इकॉनमी में, वो है डिमांड। अगर आप डिमांड को दोबारा जनरेट कर लेते हैं तो वो इकॉनमी फिर से रिवाइव हो सकती है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो होती हैं, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी चाहिए, टैक्स कट करनी चाहिए, या कई मेजर वो होना चाहिए, वो उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इकॉनमी के अंदर, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और ये सारी चीज़ें। तो एक बार अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिया, चीज़ें वो कर ली, बट इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि पहले ये समझते हैं। तो आज की डेट में जो रिसेशन है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। रिसेशन इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कि रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, डिमांड कम है मार्केट में, तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम है तो प्रोडक्शन, मैन पावर, ये सब कम होगा। तो मैन पावर की अगर कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट और आएगा, और जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने होंगे वो भी नहीं होंगे। नए एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट होंगे, क्योंकि नए एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आना होता है। बट अगर आपकी डिमांड कम हो रही हो पूरे आपकी इकॉनमी में, तो नए इन्वेस्टमेंट होते नहीं। जनरली प्रेजेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ता चला जाता है, इन्वेस्टमेंट को कोई इनकरेज नहीं करता, रैदर सेविंग को इनकरेज करता है। और अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सपोज़ एक बंदा जिसको 2 लाख रुपए मिल रहे थे और कल से मिलने बंद हो जाए,
तो वो क्या करेगा, वो अपने स्पेंडिंग बंद कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कम कर देगा, उससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड होंगे वो सब बंद हो जाएंगे। तो ये एक डीप डाउन इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप देखें इसे डीप डाउन इम्पैक्ट को, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे इम्पैक्टेड होंगे और फर्दर इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी में और गहराता चला जाएगा। तो केंजियन ने यही केंजियन थ्योरी जो कहती है बेसिकली, वो यही कहती है कि आप डिमांड को पुश करो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय टैक्स कट, बाय अदर थिंग्स, और उसमें और सारे भी फैक्टर हैं जिसके थ्रू आप इकोनॉमी को रिवाइवल स्टेज पे या इकोनॉमी को फिर से मोबिलाइज कर सकते हो तेज़ी से। अगर आप आईएमएफ की आज की बात करें तो आईएमएफ 2020-21 रियल जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% के बीच में दिखा रहा है इंडिया की। तो रिवाइवल चांसेस की तो वो बात कर रहे हैं, वो कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस की, बिजनेस के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, बट इस साल नहीं, वो अगले साल की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि इंडिया के अंदर किस तरह से वो कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस रीजनरेट होता है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आज की डेट में जब कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन अभी बनी नहीं है इसकी, और बिजनेस और अगर बात करें कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो किस तरह से रिवाइवल होगा इकॉनमी को, क्या वापस सारी चीज़ें आएंगी, इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट फिर से खुलेंगे, ये सब एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस का पैकेज जीडीपी से निकाल के इकॉनमी में इंजेक्ट हो रहा है, सर्टेनली उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने मेजर सेगमेंट है जहां 12 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एमएसएमई सेगमेंट, उसको इन्होंने काफ़ी सारे लोन्स और लिक्विडिटी ऑफर दिए हैं। तो उसकी वजह से वो सेगमेंट को होल्ड करने में आसानी होगी। वो बिजनेसमैन जिनको लिक्विडिटी क्रंच है, कैश क्रंच है, उनको इजी मार्केट में मनी अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो होल्ड कर पाएंगे। देन अगर आप देखें फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट, ये सब कम किए हैं। अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में समझा दूं तो बैंक को थोड़े पैसे आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज, और उस परसेंटेज को क्या किया है गवर्नमेंट ने, कम कर दिया है। तो मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसे चले गए हैं और वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं, ईजिली अवेलेबल करवा सकते हैं, तो उनकी कैपेसिटी बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ जाती है बैंक की। रिवर्स रेपो रेट भी सेम चीज़ होता है। क्या होता है कि बैंक क्या होता है, आरबीआई से लोन ले सकते हैं और उसमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उनसे लोन लेते हैं और वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने अगर कम कर दिया है, तो आपको आसान मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिल रहे हैं, तो वो आप खरीद के आगे मार्केट में फिर से सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे आप मॉनेटरी एक्टिविटीज़ कहिए या फिज़िकल एक्टिविटीज़ कहिए, ये बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं आपके इकोनॉमिकल सिस्टम को, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो। तो कई तरह के सेगमेंट्स को कवर करके ये सारी चीज़ें दी गई, ताकि जो बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कंपनीज हैं, जो अदर सेगमेंट्स हैं, जो मेजर सेगमेंट्स हैं, वो अपने आप को होल्ड कर सकें, और एम्प्लॉयमेंट जो जितना तेज़ी से लूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, और ये एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा है, उतना तेज़ी से लॉस ना हो। तो ये एक रिवाइवल या होल्डिंग सिचुएशन है जहाँ गवर्नमेंट अपने एक्ट कर रही है। और जिस तरह की सिचुएशन है, आई बिलीव सबको गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए और इकॉनमी में कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। सर्टेनली ये कुछ सिचुएशन ऐसी है आज की डेट में कि अभी रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल है आगे आने वाले कुछ दिनों पे, बट इंडिया इतना एक अच्छा मार्केट है जहाँ फ्यूचरिस्टिक स्कोप बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है, जो ग्लोबल डिमांड का शिफ्ट है, वो चाइना से इंडिया की तरफ आ रहा है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप अपने फीडबैक मेरे नीचे दिए हुए कमेंट्स पे दे सकते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी है, कुछ बात इसमें समझ नहीं आई है, आप उसे लिख के पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैंने आपको सिंपली बोल दिया और एक्सप्लेन ना किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।